हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल अनुराग कॉन्सेप्चुअल्स। सो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक्ट 1951 के बारे में और इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक्ट 1991 के बारे में। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एक्ट 1951। Industrial licensing became a part of the industrial policy with the passing of the Industries Development and Regulation Act IDR 1951. इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग इंडस्ट्रियल पॉलिसी का हिस्सा बन चुका था विद द पासिंग ऑफ एन एक्ट विच इज नोन एज इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट एंड दिस एक्ट वाज पास्ड इन 1951. द एक्ट सीक्स टू सिक्योर अ प्लान एंड अ सिस्टमैटिक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री बाय रेगुलेटिंग, कंट्रोलिंग एंड डेवलपिंग इंडस्ट्रीज. आईडीआर एक्ट से ये उम्मीद की जा रही थी कि इस एक्ट की मदद से इंडिया में जितनी भी इंडस्ट्रीज है उन सभी इंडस्ट्रीज का एक प्लान और सिस्टमैटिक डेवलपमेंट हो सके. और ये प्लान और सिस्टमैटिक डेवलपमेंट कैसे होगा? विद द रेगुलेशंस, कंट्रोल एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. इन दिस ट्यून द गवर्नमेंट हैज टेकन कंट्रोल ओवर द इंडस्ट्रीज थ्रू द सेंट्रल एडवाइजरी एंड डेवलपमेंट काउंसिल. और इसके रिस्पॉन्स में गवर्नमेंट ने पूरा कंट्रोल कर लिया था सभी इंडस्ट्रीज पर थ्रू द सेंट्रल एडवाइजरी एंड डेवलपमेंट काउंसिल. This act came into effect on May 8, 1952 and it had three important objectives. IDR Act पास तो कर दिया था 1951 में, लेकिन ये इफेक्ट में कब आया था? 8 मई 1952 में. और इस एक्ट के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स थे, जिसमें पहला था टू इम्प्लीमेंट द इंडस्ट्रियल पॉलिसी. इट मींस जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन इंडिया में चल रहा था उस इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करना इस एक्ट का पहला ऑब्जेक्टिव था. नेक्स्ट इज टू एंश्योर रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज. जितनी भी इंडिया में इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है, इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज मींस जितनी भी इंडिया की इंडस्ट्रीज थी उन सभी की इंडस्ट्रीज को रेगुलेट करना और उन सभी की इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट भी कराना था. दिस इज द सेकंड ऑब्जेक्टिव. And the third one is to ensure planning and future development of new undertakings. जितनी भी इंडिया में न्यू अंडरटेकिंग्स आ रही हैं उनके रिगार्डिंग प्लानिंग करनी थी और उन सभी न्यू अंडरटेकिंग्स के डेवलपमेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म भी तैयार करना था. So these are the 3 important objectives of the Industrial Licensing Act 1951. अब बात कर लेते हैं इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी ऑफ 1991 के बारे में. इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी इज अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट ऑफ 1991. सन 1991 में जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी पास हुई थी, इट मींस जो एलपीजी का मॉडल तैयार किया गया था, उस इंडस्ट्रियल पॉलिसी का एक हिस्सा था इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग ऑफ 1991. सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द पॉलिसी आर: द फर्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग विल बी एबोलिश्ड फॉर ऑल प्रोजेक्ट्स except for a short list of industries related to the security and strategic concern. इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग ज्यादातर हर एक प्रोजेक्ट के लिए एबोलिश कर दी गई थी. इट मींस इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को रद्द कर दिया गया था एक्सेप्ट फ्रॉम फ्यू इंडस्ट्रीज विच आर इंक्लूडेड इन द सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक कंसर्न. इट मींस इंडिया की सिक्योरिटी से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज थी या फिर स्ट्रेटेजिक कंसर्न से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज थी उन सभी इंडस्ट्रीज से रिलेटेड लाइसेंसिंग तो रखी गई थी, लेकिन इनके अलावा जितनी भी इंडस्ट्रीज थी उन सभी इंडस्ट्रीज की इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को एबोलिश कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था. नेक्स्ट इज एरियाज वेयर सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक कंसर्न प्रिडोमिनेट विल कंटिन्यू टू बी रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर. जितनी भी इंडस्ट्रीज सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक कंसर्न में आती थी उन सभी इंडस्ट्रीज को रिजर्व करके रखा था पब्लिक सेक्टर के लिए. इट मींस वहां पर प्राइवेट सेक्टर्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, वहां पर प्राइवेट सेक्टर्स को एंट्री नहीं दी जाती है. Next is in projects where imported capital goods are required, automatic clearance will be given. अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पर imported capital goods की रिक्वायरमेंट है, इट मींस अगर उस प्रोजेक्ट में ऐसे कैपिटल गुड्स की रिक्वायरमेंट है जिसे बाहर से इंपोर्ट करना है, तो उन सभी इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स को ऑटोमेटिक क्लियरेंस दी जाएगी. Next is existing units will be provided a new broadbanding facility to enable them to produce any article without additional investment. और इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत जितने भी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल यूनिट्स थे उन सभी यूनिट्स को एक नई फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी विच इज ब्रॉडबैंडिंग फैसिलिटी. और इस फैसिलिटी के अंदर वो इंडस्ट्रियल यूनिट्स किसी भी न्यू आर्टिकल, किसी भी न्यू गुड्स को इजिली प्रोड्यूस कर सकती हैं विदाउट एनी एडिशनल इन्वेस्टमेंट. So these are the important features of the industrial licensing policy of 1991. अब बात करने जा रहा हूं मैं इस चैप्टर की कंक्लूजन की. फाइनली वी कैन से दैट after the announcement of the new industrial licensing policy 1991, the industrial scenario has changed by liberal industrial licensing and ending monopoly and concentration of wealth.
फाइनली हम लोग ये कह सकते हैं जो इंडिया की गवर्नमेंट न्यू इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी ऑफ 1991 लेकर आई थी, इसके बाद इंडस्ट्रियल सिनेरियो पूरी तरीके से चेंज हो गया था बाय द लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन किसका किया गया था? इंडस्ट्री से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस का। प्राइवेटाइजेशन मींस लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को प्राइवेट सेक्टर्स को ट्रांसफर कर दिया गया था। और ग्लोबलाइजेशन के जरिए इंडियन इकोनॉमी दूसरी इकोनॉमीज के साथ अपनी और उनकी टेक्नोलॉजीज को इजिली एक्सचेंज कर सकती है। सो दिस इज द कंप्लीट चैप्टर ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इसके बाद हम लोग मिलने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में, विच इज डिसइन्वेस्टमेंट इन इंडिया। सो तब तक के लिए एज यूजुअल बाय बाय एंड टेक केयर।